नमस्कार, मैं रेणु प्रीति। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बच्चे कल का भविष्य होते हैं और अपने भविष्य को संवारने के लिए वो बचपन से ही कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ ऐसे ही होनहार बच्चों के लिए राजधानी देहरादून में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया है, जिसमें राज्य भर से आए बच्चे बाल मंत्री व बाल विधायक बनकर विधानसभा सत्र को चला रहे हैं। इसके साथ ही कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो आइए आपको भी ले चलते हैं बाल विधानसभा में। रविवार 20 नवंबर को राजधानी देहरादून में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं प्लान इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में बाल विधानसभा का चतुर्थ आयोजन किया गया। 13 जिलों से 70 विधानसभा के बाल विधायक एवं मंत्री इस बाल विधानसभा में चयनित होकर पहुंचे। वहीं मंत्रिमंडल में मतदान से विजयी होकर बाल मुख्यमंत्री बागेश्वर से रोहित परिहार रहे। वहीं बाल उप मुख्यमंत्री दीक्षा खडगवाल चंपावत रही। बाल विधानसभा अध्यक्ष श्याम पाठक उधम सिंह नगर रहे। कार्यक्रम के पहले सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना, प्लान इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद आसिफ, आयोग के सदस्य विनोद कपरवान के साथ आयोग के अन्य सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभ आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस दौरान आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर गीता खन्ना ने मुख्य अतिथि का स्वागत सत्कार किया और सभी को बाल विधानसभा की जानकारी दी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग यह आशा रखता है कि अब प्लान इंडिया और अधिकार संरक्षण आयोग सिर्फ इस बाल विधानसभा तक सीमित नहीं रहेंगे और आगे अधिकारों के प्रचार प्रसार और ग्राउंड लेवल पे उसको फलीभूत करने की दिशा में प्लान इंडिया एक पार्टनर की तरह हमारे साथ खड़ा होगा। इस आश्वासन को मैंने कुछ हद तक अपने मन में धारण कर लिया है। बाकी मेरे बच्चों की तालियां आपको आपके इस प्रॉमिस के लिए हम और मजबूर करेंगे और आशा करेंगे प्लान इंडिया एक मजबूत पार्टनर की तरह बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ हमारे साथ खड़ा रहे। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री गणेश जोशी ने बाल विधायकों को संबोधित कर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हमारे देश में सरकार आम लोगों द्वारा चुनी जाती है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह उनकी बुद्धि और जागरूकता है जिससे वे सरकार की सफलता या विफलता को निर्धारित करते हैं। भारत सहित दुनिया के कई देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू है। इसके साथ ही भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। हमारे समृद्ध भारतीय प्रशासनिक एवं संसदीय व्यवस्था आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस वक्त भारतीय संसदीय प्रणाली पर गर्व करने तथा इसकी कार्य प्रणाली को युवा पीढ़ी को हस्तांतरित करने के लिए उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग बाल विधानसभा का आयोजन कर रहा है। हमारे युवा छात्रों में जो हमारा कल का भविष्य है, अंतर्दृष्टि विकसित करने में इस युवा संसद का विशेष महत्व है। इस प्रकार एनवीएस में युवा संसद होने के उद्देश्य इस प्रकार हैं कि छात्रों को संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान हो, छात्रों को विधानसभा के कामकाज के बारे में
जानकारी मिले, छात्रों को सार्वजनिक मुद्दों पर विचार करना है और अपनी राय बनाने का मौका मिले, और जो समूह चर्चा आप लोगों ने की होगी तकनीकी छात्र में, उसमें प्रशिक्षित करना इसका ध्येय है। उनमें दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता विकसित करना, नियमों का सम्मान करना और उन्हें समूह विहार में प्रशिक्षित करना, क्योंकि विधानसभा नियमों से चलती है और छात्रों के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास करना इस कार्यशाला का उद्देश्य है। और इस अवसर पर मैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभी बच्चों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर आए। मैंने देखा कि चंपावत और दूरस्थ क्षेत्रों से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित ही आपको कुछ न कुछ आपके ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो एक बार फिर मैं पुनः उत्तराखंड बाल शिक्षा आयोग की माननीय अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना जी को, तो प्लान इंडिया के सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि आज हमारी युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए जो आपने काम किया, दिशा देने के लिए आप काम किया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम में बाल विधायकों द्वारा बाल विधानसभा का प्रथम प्रश्नकाल सत्र का शुभारंभ किया गया और प्रश्नकाल सत्र में दोनों पक्षों ने अपने अपने प्रश्न पूछे एवं इन सभी प्रश्नों के जवाब संबंधित विभागों के सचिवों ने बाल अध्यक्ष के सम्मुख दिए। प्रदेश में बाल विवाह रोकने तथा लड़कियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अगर कदम उठाए गए हैं तो फिर क्यों अभी भी बालिकाएं उच्च शिक्षा से वंचित रह रही हैं? हमारे सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें गौरा देवी कन्याधन एवं नंदा देवी कन्याधन है, जिसमें लड़कियों को 51,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि उनकी 12वीं के बाद उन्हें रुपए दिए जाते हैं, जो कि उनके उच्च शिक्षा के लिए बहुमूल्य है। और बात आती है बाल विवाह की या कम उम्र में लड़कियों की विवाह की, तो हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाए गए हैं। वहाँ कम ज्ञान के चलते ये कुप्रथा अभी भी है, तो हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कि उनको इसका ज्ञान हो और वो इस तरह की हरकतें न करें। बालिकाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार को लेकर विभिन्न घटनाएं सामने आई हैं। सरकार के द्वारा बालिकाओं की यौन दुर्व्यवहार से सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विपक्षी साथी का प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति चाहती हूँ। क्या मुझे अनुमति प्रदान की जाएगी? अनुमति दी जाती है। तो मैं अपने साथी जी को बता दूं, यौन दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों पर सरकार संवेदनशील है, लेकिन हमारी सरकार इसमें अनेकों प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि स्कूल्स पर हमारी सरकार अपनी टीम भेजेगी, जिससे वो स्कूल में पढ़ रही लड़कियों तथा लड़कों को भी सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज दे, जो कि बहुत जरूरी है। बातचीत करने पर हमारी सरकार ने पता लगाया था कि स्कूल्स में जो लड़के हैं उनको भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, साथ ही साथ लड़कियों को भी। तो हमारी सरकार हर चीज में प्रयास कर रही है, एक कठोर से कठोर नियम लगा रही है जिससे यौन दुर्व्यवहार ना हो। मेरे क्षेत्र में अधिकतम लड़कों को ही महत्वता दी जाती है, लड़कियों को क्यों नहीं दी जाती है? इससे संबंधित आपकी सरकार इस विषय पे क्या कार्य कर रही है, हमें पूरा ब्यौरा दीजिए। आपने कहा कि आपके क्षेत्र में लड़कियों को कम महत्वता दी जाती है, जहाँ की लड़कों को ज़्यादा दी जाती है। अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले लड़कों को ज़्यादा महत्वता दी जाती थी। मैं सच बोलूँगी ये कि घर में अगर लड़का पैदा हो रहा है तो घर वाले बहुत खुश होते थे कि मेरा वंश आगे बढ़ाएगा ये, तो लड़की को शिक्षित करके क्या करेंगे, इसे दहेज देना है, इसको तो बाद में इसको तो दूसरे के घर भेज देना है, इसको शिक्षित करके क्या फायदा है हमारा। बट आज की तारीख में अगर मैं बात करूं तो सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। सरकार इस पे पूरा विकास करने के लिए इस पे कदम उठा रही है। आज यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से आई हैं, जो कि शिक्षित हैं और लड़कों से भी उच्च पदों पर है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये साफ दिखता है कि सरकार इस पे काम कर रही है और विकास दिख रहा है। चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग चाइल्ड मैरिज वॉइडेबल घोषित की गई है।
यानी कि जो चाइल्ड मैरिज होती है उनको खारिज किया जा सकता है। हम जानते हैं चाइल्ड मैरिज हमारे समाज की कितनी बड़ी कुरीति है और इससे लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी कई दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो मेरा सवाल ये है कि जब हमें पता है कि चाइल्ड मैरिज बिल्कुल समाज के सही नहीं है तो इसको वॉइडेबल क्यों घोषित किया गया है, इसको वॉइड क्यों नहीं माना जाता है, बाल विवाह को खारिज क्यों नहीं मानते, इसको खारिज क्यों करा जा सकता है? महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के अंतर्गत बाल विकास परियोजना अधिकारियों को बाल विवाह का प्रदर्शन अवसर बनाया गया है और इस राज्य में अभी तक 77 ऐसे प्रकरण आए थे जिसमें बाल विवाह की सूचना हम लोगों को मिली थी और जिसमें से 73 ऐसे प्रकरण हैं जिसका विभाग द्वारा निष्पादन किया गया है और बाकी जो है उसको निष्पादन करने के निर्देश है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य क्षेत्र ही बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करता है और बच्चों के अधिकारों में एक प्रमुख अधिकार है चिल्ड्रन पार्टिसिपेशन, बच्चों की आवाज़ कि वो अपने लिए क्या चाहते हैं और इस दिशा में उन्हें सचेत करने के लिए उनमें छुपी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनको निखारने के लिए और उनमें समाज के प्रति और अपने जो उनका कार्य क्षेत्र है, जो उनका अधिकार क्षेत्र है, उसमें चेतना लाने के दृष्टि से इस बार विधानसभा का गठन उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किया जाता है। और जब ये विधायक यहाँ आ गए और उनकी 2 दिन की ट्रेनिंग हो गई तो फिर उन्हें सारी सदन की प्रक्रिया और मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया ये सब के ऊपर व्याख्यान हुए और उसके बाद इन्हीं विधायकों ने खुद में से अपना बाल मुख्यमंत्री, अपना बाल स्पीकर, अपना बाल नेता प्रतिपक्ष और सभी प्रमुख मंत्रिमंडल के मंत्रियों का चयन किया और आज जो ये आप बाल विधानसभा देख रहे हैं उसमें पक्ष और विपक्ष तथा पूरा प्रतिनिधि और मंत्रिमंडल ने उस पर उसी रूप में कार्य करा जैसा कि विधानसभा में होता है। किस तरह का अनुभव लेके आप जा रही हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में बाल विधायक बनना अपने आप में सुनहरा अवसर है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो प्लान इंडिया ने इतनी बड़ी मुझे उपलब्धि दी है कि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए मतलब एक बाल विधायक के रूप में आई हूँ चुन करके। तो जैसे मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ, ह्यूमैनिटीज़ मेरी स्ट्रीम है, तो मैं बच्चों से ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ कि वो किस किस चीज़ों में मतलब पिछड़े रह जा रहे हैं, आगे रह जा रहे हैं, उनके कहीं उन पर कोई प्रेशर तो नहीं है, वो मतलब कहीं जागरूकता के अभाव में कोई ऐसे कार्य तो नहीं कर रहे जो उनको नहीं करना चाहिए। नशे के क्षेत्र में, मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन के क्षेत्र में, लड़कियों का गर्भपात करवा दिया जा रहा है, उस क्षेत्र में मेरा काम करने का ज़्यादा रुझान है। मुझे इन 4 दिनों में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। पहले हम मंचों में जाते थे, थोड़ा झिझक थी, वो झिझक नहीं है अब हमारे अंदर। हम बहुत कुछ सीखा हमने यहाँ आकर और मैं चाहती हूँ कि ऐसे मंच बच्चों को मिलने चाहिए, क्योंकि मंच बच्चों को मिलते हैं तो अपनी समस्याओं को रख सकते हैं और मैंने यहाँ आकर अपनी समस्याएं रखी और बहुत सारी समस्याएं रखी। हमारे विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र है तो समस्याएं बहुत सारी हैं। बच्चों की राज्य स्तर पर सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्लान इंडिया एवं उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा वर्ष 2014 में उत्तराखंड बाल विधानसभा को प्रारंभ किया गया था, जिसमें सभी 13 जिलों से 70 बच्चों को जिलेवार विधायकों की संख्या के अनुरूप बाल विधायक के रूप में जुड़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय तक कुल 4 बाल विधानसभाओं का गठन किया गया है। इस मंच के माध्यम से सभी बाल विधायक अपने अपने क्षेत्रों के बच्चों से जुड़ी समस्याओं की पहचान करते हैं एवं संदर्भित विभागों से उन मुद्दों के समाधान के लिए पैरवी करते हैं। बाल विधानसभा कार्यक्रम के दूसरे सत्र में बाल मंत्रिमंडल ने अपने अपने दायित्वों के लिए अपने लक्ष्यों व किए जाने वाले कार्यों को बखूबी बताया।
उत्तराखंड बाल विधानसभा सदन के कार्यवाही के बाद अब हमारे साथ उत्तराखंड बाल विधानसभा 2022 के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। सीधे बाल मुख्यमंत्री से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है, कहां से आप आते हैं और कितनी तैयारी आपने इस बाल मुख्यमंत्री पद के लिए की थी? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार है दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को। मेरा नाम रोहित परिहार है और मैं जनपद बागेश्वर से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज वजूला है। तो मुझे आज यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई बिकॉज़ मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने टैलेंट को शोकेस करूँ। केवल मुझे ही नहीं, यहाँ पे 70 से ज़्यादा बच्चे आए हैं, 70 बाल विधायक चुन के आए हैं, हर ब्लॉक से आए हैं। तो उन सभी से इंटरेक्ट होने का काफ़ी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हम सभी को मिली है। और ऐसे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होने ही चाहिए बिकॉज़ पढ़ाई के साथ साथ कुछ अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी हमारे लाइफ का एक पार्ट होती हैं, एक हिस्सा होती हैं। तो हमें इस टाइप के कॉम्पिटिशन से काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और हमने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर भी की। जैसे हम विधानसभा घूमने गए, यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह आए, बहुत सारे विधायक आए और खंडूरी मैम से हम मिले तो उनसे अपनी बात को रखा तो काफ़ी मज़ा आया। 2022 की बाल विधानसभा में आपको एक सुनहरा अवसर मिला बाल मुख्यमंत्री बनने का। इन 4 दिनों में क्या अनुभव लेकर आप अपने बागेश्वर वापस जा रहे हैं? हाँ, जैसे कि मुझे जितने भी 70 बाल विधायकों ने मुझे चुना तो मैंने अपने जो समस्याएं रखी थी और जो भी उन 70 बाल विधायकों की समस्याएं थी, हमने जाना कि उत्तराखंड जो है एक थोड़ा बहुत प्लेन एरिया भी है और पहाड़ी इलाका काफ़ी ज़्यादा है। तो हर जगह की प्रॉब्लम को हम सभी बाल विधायकों ने आपस में रखा और हमने काफ़ी ज़्यादा प्लान्स भी किए हैं कि इस पर हम बच्चों के हितों के लिए जो भी उनके अधिकार है, जो उनसे वंचित होते जा रहे हैं, उस पर हम क्या काम करें। तो हमने बहुत सारे प्लान्स तैयार किए गए हैं और हम इस पे धीरे धीरे काम भी करेंगे। मैं चंपावत ज़िले से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले प्लान इंडिया और SCPCR को सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी क्योंकि उन्होंने हम सभी को ये मंच दिया है जहाँ पर हम अपने हृदय की बात कह सकते हैं। मैं चंपावत ज़िले के बनबसा गाँव से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर की जो भी समस्याएँ मैंने यहाँ पर सबके सामने रखी और मैंने जाना वो समस्याएँ सिर्फ बनबसा की ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के हर एक ज़िले में वो समस्याएं हैं। जैसे कि सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर बात करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर जगह फैल रही है वो है नशे पर भी मैंने सबके साथ बात करी और मैंने जाना कि हम किस तरीके से इन सब पे रोक लगा सकते हैं। अपने साथियों के साथ मैंने टीम वर्क के साथ ये चीज़ जाना और ये भी चीज़ें सीखी हम कैसे इन सब पे रोक लगाएं। बाल विधानसभा 2022 के दूसरे सत्र में माननीय कैबिनेट मंत्री तकनीकी शिक्षा श्री सुबोध उनियाल जी द्वारा सभी बाल विधायकों को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज हमें यहाँ के कई विधायकों एवं कई विभागीय अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला। हमने उनसे सवाल जवाब किए, उन्होंने हमें कई प्रकार के सुझाव दिए। इन्हीं सुझाव को और इन्हीं चिंतनीय मुद्दों को आगे लेकर हम अपने अगले बाल विधानसभा सत्र में इन्हीं मुद्दों को उठा के हम इन पर काम करना चाहेंगे। हम इन्हीं सुझावों को आगे बढ़ा के अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएंगे। यहाँ के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार के देखा कि कैसे राजनीति करी जाती है, कैसे वोटिंग होती है, कैसे सभा गठित होती है, कैसे सभा का संचालन होता है। हमें विधानसभा जाने का मौका भी मिला। हमने वहाँ देखा कि कैसे विधानसभा चलती है, कैसे कहाँ कहाँ लोग बैठते हैं और हमें यहाँ पे तो काफ़ी सम्मानित किया गया। मैं बाल विधायक पद के लिए चुनी गई हूँ और यहाँ आकर हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें यहाँ पर अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने का मौका मिला और जैसे कि डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है राइट टू पार्टिसिपेशन। तो इसमें हम बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम बच्चे भी अपने व्यूज़ रख सकते हैं। हमने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा लड़कियों के राइट्स के बारे में और बाल अधिकारों के बारे में सीखने को मिला कि अगर कोई हमें परेशान करता है, कोई बच्चों के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, ये सब हमें पता चला। तो इस सब के लिए हम बहुत खुश हैं कि इन लोगों ने हमें ऐसा मौका प्रदान किया जिसमें हम अपने विचार भी रख सकें और दूसरों के विचार सुन सकें, नई पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देख सकें। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने बाल विधायकों को संबोधित कर उनका मार्गदर्शन किया।
साथ ही सभी बाल विधायकों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है भारत की संसद में और भारत के विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में जो सेंट्रल सब्जेक्ट है उसका संसद में और जो स्टेट सब्जेक्ट है उनका विधानसभा में उनके लिए नीतियां और कानून बनाना और इसकी मूल जड़ कौन कानून बनाएगा। भारत की कार्यपालिका में कौन नीतियां बनाकर के उनका क्रियान्वयन करेगा, वो लोग कौन होंगे, इसका निर्णय 140 करोड़ के देश में 18 वर्ष से ऊपर के मतदाता देते हैं। हमें ना सपने बना दे, सपने देखने में पैसा बढ़ रहा है, लेकिन उस सपने को जो हमने देखा उसको पाने के लिए सकारात्मक के साथ और क्या चाहिए, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी अगर अपने जीवन में आपने रखे सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो दुनिया का कोई लक्ष्य, दुनिया का, पूरी दुनिया का कोई लक्ष्य इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए बड़ा सपना लेके लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य की तरफ सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ो, कल तुम्हारा होगा। कार्यक्रम का समापन आयोग के सदस्य विनोद कपरवाण द्वारा धन्यवाद ज्ञापन देकर किया गया। राजधानी देहरादून में आयोजित उत्तराखंड बाल विधानसभा में आए सभी बाल विधायकों व बाल मंत्रियों में एक अलग ही उत्साह व सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिली। यहाँ आए सभी बाल विधायकों व बाल मंत्रियों ने श्रेष्ठ अनुभव लिए व अपने अपने क्षेत्र में लक्ष्य को भी निर्धारित किया। इसके साथ ही यहाँ आए सभी बाल होनहारों ने जीवन में कुछ नया आयाम स्थापित करने का हौसला भी साफ तौर पर नजर आया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी उत्तराखंड बाल विधानसभा का हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।